बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, ईरान और इसराइल की जंग 5वें रोज़ भी जारी है। दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर हमले भी किए गए, जबकि ईरान की जानिब से इसराइल पर साइबर हमले भी किए गए। दूसरी जानिब चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर के हालिया बयानात को जल्दी पर तेल करार देते हुए खबरदार किया कि ईरान पर हमलों से जंग का दायरा मजीद वसी होगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, ईरान और इसराइल की जो जंग है ये किस तरफ जा रही है? ये तीसरी आलमी जंग का एक थिएटर है। सही। और ये जो है ये इसको वेस्ट एशियन थिएटर भी कह सकते हैं, लेकिन ये वेस्ट एशियन थिएटर जो है ये बहुत ज़्यादा मिल रहा है हमेशा की बड़ी जंगों की तरह। ये बराह रास्त मिल रहा है यूरोपियन थिएटर के साथ भी, जो कि यूक्रेन रशिया का थिएटर है, और ये बराह रास्त मिल रहा है उस थिएटर के साथ भी जो कि अभी आने वाले अरसे में कुछ इमर्ज होगा अफ्रीका से। सही। और वो गालिबन मिलेगा वेस्ट एशिया के मिडल ईस्टर्न थिएटर के साथ। आप सूडान को और इजिप्ट को और वहाँ के जो भी सूरत हाल है उसको सेपरेटिंग कर सकते हैं, और ना ही आप इस वेस्ट एशियन थिएटर को आप सेपरेट कर सकते हैं एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक थिएटर्स के साथ, जो कि किसी भी वक्त आने वाले अरसे में जो है वो कोल्ड वॉर से हॉट वॉर की तरफ जा सकते हैं। सही। तो ये एक वॉर चल रही है काफ़ी अरसे से, और अब मैं तो इसको चूँकि हम तो इसके थिएटर्स भी बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, और ये बात बहुत अब भी ये कि जो भी कुछ होगा वो दुनिया और ख़त्े में, तो मुझे अब ज़रा ये बात बड़ी अजीब सी लग रही है कि ये एक चीज़ जो बहुत अरसे से बात कही जा रही थी वो सभी तरफ डिस्कस हो रही है। तो ये इन थिएटर्स के बारे में तो काफ़ी डिटेल में बहुत पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, बात भी कर चुके हैं। अब ये है कि वो ग्रेजुअली जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। और मैं आज से साल 2 साल 3 साल पहले एक मज़ीद जंगें, तेज़ी, तलखी इसकी तरफ ये बढ़ रहा था, तो ज़ाहिर है एक इवेंट्स आगे बढ़ रहे होते हैं, और अब जहाँ पे हैं वो ये आगे मज़ीद बढ़ेंगे, और ये एक प्रॉपर इसको आप वर्ल्ड वॉर के डिफरेंट थिएटर्स आप कह सकते हैं। क्योंकि कहेगा कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग नहीं कहेंगे, लेकिन ये असल में एक बड़ी जंग है, और आप किसी एक इलाके को भी दूसरे से इसको सेपरेट नहीं करके देख सकते। अब इसमें जो है वो लैटिन अमेरिका में कौन सा फ्लैश पॉइंट किस वक्त खुलेगा, या बाकी जगहों पे क्या खुल, मैंने आपसे कहा ना कि अफ्रीका में ऑलरेडी जंगें हैं, वो किस वक्त जंगें बाकी इलाकों से मिलेंगी। और जाहिर है कि फिर ये सारा जो भी इसमें सेंट्रल एशिया को ले लें आप, या सब कॉन्टिनेंट को ले लें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये पूरा खिता ले लें, ये जो जहाँ पे जब तक सुकून है वो रहे है, लेकिन ये अल्टीमेटली ये फ्लैश पॉइंट्स ऐसे होंगे कि वो मुल्क सारे इसमें सकिन हो जाएंगे। अच्छा, अब ये तो एक ब्रॉडर बात हो गई जो हम करते रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन इजराइल पूरा लरज़ रहा है, और वहाँ पर भरपूर हमला जो है वो ईरान ने किया है। इस वक्त जारी हमले जारी हैं, और आज रात भी जारी रहेंगे। और जो वहाँ से सबसे बड़ी जो ख़बर मुसद्दिका इतलात हैं वो ये हैं कि मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ा दिया है ईरान ने। सही। अच्छा, मोसाद का जो हेडक्वार्टर है ये आप यूँ समझें कि जो महफूज तरीन अगर कोई इमारतें जिनकी अमेरिका और वेस्ट, वो मोसाद का हेडक्वार्टर है। तो मोसाद का हेडक्वार्टर जो है, कई एक्चुअली बिल्डिंग्स हैं जिनके अंदर कहा जाता है कि वो तल अवीव के पास या तल अवीव के अंदर वो जो इमारतें हैं, लेकिन जो मेन जहाँ पे डेविड बार्निया जिन इमारतों में बैठते हैं उन इमारतों को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है ईरान के जो अटैक्स हैं उनमें। जो लेटेस्ट अटैक्स हैं उसमें मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है, और वो बिल्डिंग जो है वो इतनी उसमें आग लगी है कि वो तकरीबन जो है वो, और ये रात के वक्त में, और ये अब इतनी ज़्यादा इस वक्त जब ये अटैक्स होते हैं तो वो रात और दिन का भी कई दफ़ा, ये तो खैर दिन की फुटेज दिखा रहे हैं, ये रात की, वैसे ये रात की जो कल की फुटेज है उसमें जो अटैक्स हुए हैं उसमें जो है वो मोसाद का हेडक्वार्टर जो है इसराइल में उड़ा दिया। दूसरा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि 3 उनकी चूँकि मेन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, एक उनकी अमन के नाम से है जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस है, एक शिनबेत है
और एक मोसाद है। तो मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया और साथ ही जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर है उसको भी उड़ा दिया ईरान ने। तो ईरान ने 3 में से 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेडक्वार्टर्स को तल अवीव में वाइप आउट कर दिया। तो ये जो है ये उसकी वजह से अब एक जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा तल्ख हो गई। उसके साथ ही जो उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसर्च सेंटर है विज़मैन, ये विज़मैन जो उनका रिसर्च सेंटर है, आप समझ लें ये उनका न्यूक्लियर हब है। यानी यहाँ पे वो 3800 जो है वो पोस्ट डॉक्टर फेलोज़, न्यूक्लियर साइंटिस्ट इसराइल के, और उसके बाद आप ये समझें कि कुछ 16 के करीब यहाँ से नोबल प्राइज़ जिनको मिला है वो यहाँ से, ये इसराइल बनने से पहले कायम हो गया था। और इसके जो ये जो विज़मैन है ये इसराइल के पहले सदर थे जिनके नाम के ऊपर ये इन्होंने इसराइल कायम होने से पहले ही कायम कर दिया था वहाँ पे, और ये ज़ायनिस्ट थे और इन्होंने आके ये यहाँ पे रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटी ये बना दिया था। और उसके बाद ये बढ़ता गया। तो ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के चंद बेहतरीन जो टेक्नोलॉजी और रिसर्च सेंटर्स हैं उनमें से ये एक है। और ये न्यूक्लियर और टेक्नोलॉजी और बाकी जो लेटेस्ट जो इमर्जिंग टेक्स हैं और टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका ये मेन सेंटर था। इसको भी उन्होंने मुकम्मल तौर पे ईरान ने तबाह कर दिया। तो ये जो है ये पिछले 24 घंटों में चूंकि ये बड़े अच्छा, उधर से इसराइल के भी हमले जारी हैं ईरान पे, और उनका जो है वो कहना ये है कि अली शदमानी जो कि नए चीफ ऑफ स्टाफ थे उनको भी शहीद कर दिया उन्होंने, जो भी 4 रोज़ पहले ही जिन्होंने अपना उहदा संभाला था, इनसे पहले जो थे वो शहीद हुए थे, इन्होंने उहदा, वो कह रहे हैं कि इनको भी शहीद कर दिया गया है। लेकिन यह है कि आज जो है वो हमले जल्द शुरू हो गए और भरपूर हमले शुरू हुए। अच्छा, इस दौरान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो G7 इजलास में मौजूद थे, और G7 इजलास में मौजूद थे, लेकिन वहाँ से उन्होंने वो इजलास जो है वो छोड़ दिया। उसको उन्होंने जो उनकी मसरूफियात थी वो उन्होंने ख़त्म की, तर्क की, और वो जहाज़ में फ्लाई करके वो कनाडा से वो उन्होंने बस वो स्टेटमेंट साइन की G7 की जो थी, और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। यानी उन्होंने G7 का इजलास जो है वो उसको आप समझें कि वो दरमियान में से उठ गए, दरमियान में से नहीं, शुरू के हिस्से में से ही उठ गए। बस वो खाना खाया और वो जो आज G7 की जो सारी मीटिंग्स वगैरह होनी थी उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो वापस वाशिंगटन DC पहुँच गए, और वो गुस्से में थे। और गुस्से में गालिबन उसकी वजह ये थी कि उनको वहाँ पर ये इतला मिली, 2-3 इतलात एक साथ मिली। एक तो ये मिली कि मोसाद के हेडक्वार्टर को, और जाहिर है कि मोसाद के हेडक्वार्टर में अब कितने लोग मारे गए हैं और उसमें क्या अमेरिकन थे, वेस्टर्न थे, वो चूँकि इसराइल की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है मुकम्मल तौर पे कि वहाँ जो तस्वीर हैं, लेकिन तस्वीर जो आए हैं वहाँ पे जो धमाके और अटैक्स हो रहे हैं ईरान के, तो उनकी तरफ से ये पाबंदी लगा दी गई है कि इनकी तस्वीर बाहर नहीं जाएंगी। लेकिन वो तस्वीर इसलिए आ रही हैं कि लेबनान में जो मौजूद लोग हैं वो उनकी तस्वीरें वो भी उतार रहे हैं, और साथ ही जो वेस्ट बैंक में हैं वो भी पिक्चर्स को भेज रहे हैं बाकी दुनिया में। और इसी तरह से इवन गज़ा में से भी लोग जो हैं वो उनकी तस्वीर, क्योंकि ज़ाहिर है दरमियान में ही धमाके और ये सारा कुछ होता है तो ये पॉसिबल नहीं है। ओमान में जो लोग मौजूद हैं, जॉर्डन में, वो भी देख रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ से इस तबाही को, हैफा जो है वो तकरीबन मुकम्मल तबाह हो गई, बंदरगाह उस पर काम रुक गया। तो इसराइल जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े हमलों में तबाह हो रहा है, और वहाँ से इसराइल भी जो है वो भी अपने जो है वो उसके हमलों में भी तेज़ी आ गई है। लेकिन इशू ये है कि जो तुलसी गैबर्ड हैं उन्होंने ये एक रिपोर्ट पेश की है, और वो रिपोर्ट जो है वो नेशनल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, और साथ ही वो जो रिपोर्ट है उस पर CIA की भी इनपुट है और FBI की भी इनपुट है। और ये है कि उसमें कि ईरान जो है वो, आपने हमला ही गलत किया है, ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से बहुत दूर था और दूर है। ये रिपोर्ट इंटेलिजेंस की रखी गई है प्रेसिडेंट ट्रंप के आगे, जिसकी वजह से उनका गुस्सा जो है मज़ीद बढ़ गया, और वो उन्होंने कहा है आई डोंट केयर कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, आई डोंट केयर, मैं इसमें बहुत आगे जा चुका हूँ।
और अब मैं इसमें से वापस नहीं आ सकता। साथ ही जो कतर में मॉनिटरिंग शुरू हो गई है इस बात की कि जो नतांस के इलाके में जो न्यूक्लियर पे अटैक हुआ है, जो न्यूक्लियर ईरान के हैं, वहाँ पे जो अटैक हुआ है, तो क्या वहाँ से तापकारी या रेडिएशन जो है वो जारी हो रही है। और ये जहन में रखें कि ये जो भी कुछ हो रहा है, ये जो भी जंगें या मिसाइल गिर रहे हैं या जो तबाही है, ये पाकिस्तान की सरहद से चंद किलोमीटर दूर हो रहा है। और ये जो उनकी तरफ से भी जो अटैक्स हो रहे हैं और यहाँ से भी जो कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान की सरहद से तमाम जो है ये वाक़यात चंद किलोमीटर दूर पेश आ रहे हैं। ईरान हमारा हमसाया है और जाहिर है कि उसकी बहुत बड़ी सरहद हमारे साथ लगती है। अच्छा, अब इशू ये है कि ये तो एक उनका ऐसा मसला है जिसको जो अभी जंग चल रही है और वो चलेगी और आगे वो किस रुख पे जाएगी वो अभी हमने देखना है। लेकिन ये है कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पे एक मैसेज डाला है, अगर हम 5th स्लाइड दिखाएं, ईरान शुड हैव साइन द डील, आई टोल्ड देम टू साइन, व्हाट अ शेम एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, सिंपली स्टेटेड ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, I said it over and over again. Everybody should immediately evacuate Tehran. सारे लोग तेहरान छोड़ दें। अब तेहरान में 3 लाख जो है वो तो एक जगह पे मौजूद लोग हैं, 1 करोड़ की आबादी है, तो 1 लाख लोग पूरा शहर छोड़ के कहाँ जाएं? वो कह रहे हैं कि इमीडिएटली पूरा तेहरान छोड़, अगर ये मैसेज देखें वो कह रहे हैं सारे लोग तेहरान छोड़ दें। अब ये जो उनका मैसेज है वो कह रहे हैं सारा तेहरान छोड़ दें, पूरे तेहरान को हम तबाह करने जा रहे हैं। यानी अब ये जो शहर है ये बहुत बड़ा शहर है और ये जो शहर है इसमें जाहिर है कि करोड़ों लाखों करोड़ से ऊपर आबादी बयान होती है, बहुत बड़ा शहर है। तो तेहरान को फौरी तौर पे खाली कर दिया जाए और तेहरान जो है वो वहाँ पे बहुत कुछ होने जा रहा है, ऐसा कुछ होने जा रहा है जो शायद कभी जो है वो रूए ज़मीन पे किसी ने ना देखा हो। ये उन्होंने एयरफोर्स में 1 में उन्होंने बात की है कि शायद दुनिया में किसी ने वो ना देखा हो जो मैं ईरान में करने जा रहा हूँ। वो शदीद इस वक्त जो है उन्होंने गुस्से में ये बात की है। अच्छा, ये जो मैंने आपसे सिर्फ बात की थी कि ये जो 3-4 वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे उनकी तरफ से ये बात हुई है, और एक तो उनको बताया गया है कि जो फर्दा का एक न्यूक्लियर साइट है जो बड़ी आप समझ लें कि नतंस के बाद जो दूसरी अगर उनकी कोई न्यूक्लियर साइट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, और वो जो ये जो फर्दा की न्यूक्लियर साइट है, ये आप समझ लें कि एक तरह से एक पहाड़ों के अंदर एक किला बना हुआ है जहाँ पे उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ठीक है, जहाँ पर उनके सेंट्रीफ्यूजेस हैं और जहाँ पे उनकी इनरिचमेंट हो रही है। और इसको एक तो ये कि नतांस के इलाके में जो उन्होंने बयान किया कि यहाँ पर जो स्ट्राइक्स हुई हैं उसके नतीजे में वो तबाह नहीं हुआ, अभी तक वो तबाह नहीं हुआ ईरान का न्यूक्लियर मुकम्मल तौर पे। लेकिन ये जो फर्दो का जो न्यूक्लियर की जो न्यूक्लियर साइट है, ये एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ हैं, और इसको कहा जाता है कि ये पहाड़ों के ये पहाड़ी किला है, इसके बारे में ये बात होती है पहाड़ी किला है। तो इसको जो अब इसको तबाह इसराइल नहीं कर सकता, किसी सूरत इसराइल इसको तबाह नहीं कर सकता, और इसको तबाह करने का जो है वो सिर्फ एक ही तरीका है कि GBU 57AB जो है वो जो जिसको बंकर बस्टर तो एक इसरा है, लेकिन जो स्पेसिफिक बंकर बस्टर जो तैयार किए गए थे बुनियादी तौर पे, ये चाइना के लिए भी तैयार हुए थे, ये ईरान के लिए भी तैयार हुए थे, ये नॉर्थ कोरिया के लिए भी तैयार हुए थे। 2004 में इनका डिज़ाइन वगैरह पास हुआ था, फिर 2011 में, इससे पहले भी बंकर बस्टर्स की मुख्तलिफ बंकर बस्टर ये कि ये ज़मीन के अंदर चले जाएं, ये उस ज़मीन से ऊपर नहीं फटेंगे, बल्कि ये ज़मीन को क्रॉस करते हुए बहुत नीचे ज़मीन में जाएंगे, ज़मीन के अंदर जाने के बाद, अंडरग्राउंड जाने के बाद ये बस्ट होंगे। तो ये बंकर बस्टर हैं, क्योंकि मेजॉरिटी तो बॉम्ब्स की ऐसी है ना जो कि ऊपर ही ब्लास्ट हो जाते हैं, लेकिन ये वो हैं जो ज़मीन के अंदर जाएंगे कई मीटर्स तक, और उसमें सबसे ज़्यादा जो जदीद है वो GBU 57। अब GBU 57 जो है वो जाहिर है कि B-2 बॉमर्स के ऊपर लगा के, और B-2 बॉमर्स जो हैं, अब इसका मतलब ये है कि अमेरिका इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा। अगर
ये या तो इसराइल को दिए जाएं, तो इसराइल भी अगर यूज़ करेगा या अमेरिकन इसको यूज़ करेंगे तो उसके बगैर ये न्यूक्लियर साइट तबाह नहीं हो सकती। और ये जो न्यूक्लियर जो जगह है ये अपनी जगह पे बिल्कुल महफूज है, यहाँ पे इनरिचमेंट भी हो रही है और जो जहाँ पे अटैक हुए थे वहाँ पर भी इनरिचमेंट हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें एक क्रिटिकल इशू आ गया है वो ये है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने अपने आप को अलग कर लिया है और उन्होंने ऑफिशियली ये अपने आप को डिक्लेयर करके कि CIA की तरफ से और FBI की तरफ से और नेशनल इंटेलिजेंस की जो सरबराह हैं तुलसी गैबर्ट, उनकी तरफ से ओपनली ये बात कर दी गई है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं वो अपने तौर पे कर रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये है कि इसराइल अभी बहुत दूर है और वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने वो जा रहा, ना उनके पास ये सलाहियत है। तो उन्होंने इस मरहले पे आके अपने आप को, जो इंटेलिजेंस है, उन्होंने अपने आप को अलहदा करने का ऐलान किया है। अच्छा, ये जो अलहदा करने का उन्होंने ऐलान किया है इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसलिए है कि जब अपने आप को वो अलग करते हैं, और यहाँ पर मैं इसराइल का मीडिया ही कोट कर रहा हूँ, 37 भी और उसके बाद CNN 38 भी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसराइल ये कह रहा है कि न्यूक्लियर करीब है, लेकिन US इंटेलिजेंस ने अपने आप को अलग कर लिया है और ओपनली उन्होंने ये रिपोर्ट, ये मीडिया को लीक कर दी है कि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है आई डोंट केयर। ठीक है, US इंटेलिजेंस ने चैलेंज कर दिया है कि ईरान के अंदर कोई ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ट्रंप डिसमिस होके कह रहे हैं कि आई डोंट केयर, ये जो है ये और CNN भी यही बात कर रहा है 38 कि इसराइल सेज कि ईरान वाज रेसिंग टुवर्ड्स अ न्यूक्लियर वेपन, US इंटेल सेज इट वाज ईयर्स अवे। तो एक इख्तलाफ उन्होंने ओपनली पब्लिक के सामने कर दिया है कि ये जो है ये हमारा इख्तलाफ है और हम इस बात से एग्री नहीं करते। जो भी कर रहे हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कर रहे हैं। इंटेलिजेंस जो है CIA और नेशनल इंटेलिजेंस और FBI वो कुछ और कह रही है, ये ट्रंप का ज़ाती फैसला है। तो ये लेकिन ये ऐसे मरहले पे हुआ है जिस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जाहिर है कि उनका पूरा जो एक ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर बहुत बड़ी डिवीज़न इस बात पे पैदा हो गई है, क्योंकि उनका पूरा इंटेल सिस्टम जो है वो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है और आप एक दफ़ा जंग में आप कूद गए तो उसके बाद यहाँ से निकलना मुश्किल होगा। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो सकिन हो चुके हैं और वो कह रहे हैं कि मैं अब ये जो भी कुछ है मैं ये करूँगा। G7 के मौके पे वो जो गए तो कुछ बातें ऐसी वहाँ पे हुई हैं कि जो बातें जिससे उनका गुस्सा जो है वो काफ़ी ज़्यादा आया था। एक तो ये कि उन्होंने ज़ेलेंस्की से मिलने से इनकार कर दिया। ज़ेलेंस्की वहाँ पर G7 में हम ये बात कर चुके हैं कि मीटिंग जो हो रही है G7 की कनाडा में, तो उसमें ज़ाहिर है तो G7 ममालिक हैं, लेकिन G7 ममालिक जो हैं उनके साथ ही G7 ममालिक हमेशा ऐसा होता है कि कुछ मेहमानों को बुला लिया जाता है बाहर से। हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि इस दफ़ा इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं बुलाया गया, लेकिन बाद में ये हुआ कि उनको जो नए वज़ीर आज़म हैं कनाडा के मार्क कार्नी, उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को दावत दे दी। लेकिन वहाँ पे 2-3 बातें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से कुछ वहाँ पे आने वाले मेहमानों को सुबकी का सामना करना पड़ा, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जिसमें एक का नाम है ज़ेलेंस्की, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ज़ेलेंस्की से मुलाकात आज होनी थी, लेकिन वो रात को जो है वो कनाडा से निकल के वाशिंगटन पहुंच गए। तो ज़ेलेंस्की उनसे मिलने के लिए कनाडा पहुंचे थे, लेकिन वो कनाडा में उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। दूसरी शख्सियत जिसको सुबकी हुई है कनाडा में वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कनाडा पहुंचे थे कि G7 के इजलास में शिरकत के साथ साथ वो प्रेसिडेंट ट्रंप से भी उनकी मुलाकात होगी साइडलाइंस पे, और आज की मुलाकात उनकी शेड्यूल थी। लेकिन उनके साथ थोड़ा सा मामला इसलिए हो गया कि जो हेड ऑफ स्टेट्स का जो डिनर था उसमें भी वो शरीक नहीं हो सके G7 के, और बल्कि वो उसमें ताख़ीर से पहुँचे या क्या वजह हुई खुद ये वो बेहतर जानते होंगे इंडियन डिप्लोमेट्स या प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मेरा ख्याल ये था कि शायद जब ये सारे लोग पहुंच गए हैं G7 के, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी शायद पहले पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन ये है कि उन्होंने जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनसे पूछा गया कि जी अभी तो आपकी मीटिंग्स हैं और मिलने के लिए लोग आपसे आ रहे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि मैं इस आई डोंट केयर, वही बात आई डोंट केयर, और उनको पता होना चाहिए कि क्या हालात हैं। वो आ गए हैं तो ठीक है, वो मतलब है कि बाकी लोगों से मिले, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो फ्लाई कर गए वहाँ से, और ये एक वाक़या ऐसा है जिसमें 2 लोगों को सुबकी हुई, एक का नाम है ज़ेलेंस्की और दूसरा नाम है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का। उसके साथ ही उन्होंने वहाँ पर जो गुफ्तगू की है
इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रेजेंस में तो नहीं, वो तो वहाँ पे नहीं थे। उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि ये G7 जो है ये G8 होनी चाहिए, और G8 में इसमें रशिया को वापस आना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने कहा है कि इसमें रशिया को वापस आना चाहिए, बल्कि G8 भी नहीं होनी चाहिए, G9 होनी चाहिए, और इसमें चाइना को भी होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसमें पुतिन भी हो और शी जिनपिंग भी हो। आइंदा ये G7 की जगह G8 भी नहीं बल्कि G9 हो, और ये जो है ये इसमें चाइना भी हो और इसमें रशिया भी हो। और उसमें जाहिर है कि इंडिया का जिक्र उसमें उन्होंने नहीं किया, और कई मुल्क जो हैं इसमें ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ख़ासतौर पे इंडिया हमेशा, क्योंकि देखिए G7 मईशत के हवाले से ही बना था ना, तो इंडिया की मईशत तो बड़ी है। कई मुल्क जो ऐसे G7 में मौजूद हैं उनसे तो बड़ी है मईशत, इंडिया की भी बड़ी है, चाइना की भी बड़ी है, कई मुल्कों की मईशत तो बड़ी है। लेकिन ये कि अब वो G7 जो है उसमें उन्होंने कहा कि G7 जो है वो G8 होना चाहिए और G9 होना चाहिए, लेकिन ये कि वो इंडिया को उन्होंने बीच में, तो ये भी एक वहाँ पर मेरा ख्याल है कि एक नागवार गुजरी है इंडियन डिप्लोमेट्स को भी और बाकी लोगों को भी कि उन्होंने ये बात की है। अच्छा, ये एक मेरे ख्याल से हिस्टोरिकल किस्म की बात है। अगर आप अमेरिकन प्रेसिडेंट की इस बात को देखें तो ये एक ऐसी बात है जो काफ़ी ज़्यादा अरसे तक, और मैं एसोसिएटेड प्रेस को यहाँ कोट कर रहा हूँ, 31st ट्रम्प म्यूजिक अबाउट टर्निंग द G7 बैक, 31st G7 बैक टू G8 और इवन G9 विद चाइना। और ये जो अब उनका कहना है कि ये G7 जो है ये तो बड़ी सुनी सुनी सी लग रही है, इसमें जब तक इसमें तो ये तो बड़े बोरिंग, ये क्या लोग बैठे हों, कौन से लोग हैं ये सारे, मतलब इसमें कोई शी जिनपिंग आए, कोई पुतिन आए, कोई बात हो, ये कौन से लोग हैं? मैं तो देख देख के बेजार हो गया, तो फ़ोन भी नहीं उठाता इन लोगों के। तो ये मुझे यहाँ बुला के, मतलब वो बिल्कुल जो है ना, उन्होंने कहीं नहीं बात, ये उनके प्राइवेट जो उनका सर्कल है जो एयरफोर्स 1 में, जो उन्होंने कहा कौन क्या मुझे क्यों खींच के लेकर गए, इट्स सो बोरिंग कि वहाँ पर वो लोग बैठे हैं, वो तो मैं तो फ़ोन भी नहीं उनके उठाता, ये तो मिलने के लिए ईसा क्या मुझे वहाँ बुला लिए हैं, तो पुतिन हो, शी जिनपिंग हो, तो मज़ा भी है मुझे, मैं वहाँ जा क्या टाइम वेस्ट करने के लिए, मेरा दिमाग खाने के लिए बुला लिया। ज़ेलेंस्की आ रहा है, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं टैरिफ की कहानी लेके, तो मतलब उनसे कब ठीक है खाना वाना खा लिया वापस जाओ, और ये मिडल ईस्ट के जो हालात है मैं इसको निपटूंगा और देखूंगा जाके। तो ये एक वो G7 जो है उसको G9 और आप ये देखें कि ये उस वक्त उनको कह रहे हैं कि G9 होना चाहिए और G8 होना चाहिए जब यूरोप जो है वो एक थोड़े दिन पहले कोलिजन ऑफ विलिंग और पता नहीं नेटो और रशिया से हम लड़ेंगे और हम चाइना से लड़ेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे और इत्तेहाद बनेगा और जनाब रशिया के खिलाफ एक जंग होगी। वो कह रहे हैं कि उसको बुलाओ, वो G8 करो, G7 से G8 करो, रशिया को रखो उसमें, रशिया को मेंबर बनाओ G7 का और चाइना को बनाओ। तो ये एक बड़ी एम्बेरसिंग सूरत है। उनको समझ ही किसी को नहीं आया कि ये क्या मुसीबत पड़ गई कि वो तो बात करते हैं नेटो में हम करते हैं, हम ये बढ़ाते हैं, हम लड़ेंगे, ये क्या होगा, वो होगा, फलां होगा, ढिमाकना होगा। उन्होंने कहा क्या लड़ना बड़ा, उनको बुलाओ, इसको G8 करो, G9 करो। तो अब ये है कि वो डांट डपट करके आ गए वहाँ से, और उन्होंने बल्कि कुछ मीडिया के लोगों से बात में कहा बोरिंग लोग हैं ये, क्या बोरिंग, इनको मतलब ये क्या है, कौन से लोग हैं, ठीक है ना, मतलब ऐसे मुझे बुला के मैं टाइम वेस्ट कर दिया है यहाँ पे कनाडा में। तो कोई अच्छा मूड वो लेके नहीं गए, स्टेटमेंट साइन करके निकल गए, पीछे साथ सब ने ज़ाहिर साइन मारे वही कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं और मजम्मत करते हैं और ईरान के वगैरह वगैरह, लेकिन ये कि वो ट्रम्प जो है वो वहाँ से चले गए। ये 2-3 वाक़यात वहाँ पे इंपॉर्टेंट हुए कनाडा में। रशिया ने अमेरिका से अपनी बातचीत ख़त्म कर दी है। मैं कल भी मैंने बात की थी, आज मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि रशिया ने अपने ताल्लुकात को, अपनी तमाम गुफ्तगू जो अमेरिका से हो रही थी उसको रोक दिया है, ठीक है। और ये वो है जो मुलाकातें हो रही थी सऊदी अरेबिया में, जिसमें वो ये था कि पुतिन से मैं मिलना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट मुलाकात क्या हमारी, जब सऊदी अरेबिया में थे ट्रम्प तो कहते मैं टर्की जा रहा हूँ, पुतिन वहाँ पर आ जाएं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, टर्की में मुलाकात हो जाए, उन्होंने मुलाकात नहीं हो सकती, बाद में देखा जाएगा, स्टीव विटकॉफ। तो किसी ना किसी सतह पे बातचीत हो रही थी, वो तमाम बातचीत भी रुक गई है इस वक्त, ठीक है। यानी आखिरी बातचीत वो थी जिस बातचीत में टेलीफोन पे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि पुतिन को पता है बहुत ईरान का, मुझे तो पता ही नहीं है, तो पुतिन तय करेगा। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद रशिया ने बातचीत, तमाम किस्म की बातचीत को रोक दिया है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ।
और इवन स्टीव विटकॉफ और बाकी शख्सियात को भी कि अभी आपसे किसी किस्म की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है हम उसको देख रहे हैं। क्योंकि आखिरी बात ये हुई थी कि प्यूटिन जानते हैं ईरान को और प्यूटिन मामला को हल करेंगे, तो अब प्यूटिन जिस अंदाज में हल करने का सोच रहे थे तो ये ट्रम्प तो किसी और रुख पे निकल गए। और बल्कि इन्होंने ये भी कह दिया है नेतन्याहू ने कि हम जो है वो हो सकता है हमें ये पहले तो ये खबर आई कि जी वो उनको पता था, प्रेसिडेंट ट्रम्प को पता था कि सारे वाकयात का, जिसकी वजह से बहुत बड़ा बैकलैश आया कि अच्छा इनको पहले से 1 हफ्ता 2 महीने पहले ही पता था, ये सारी बातचीत कर रहे थे। फिर उसके बाद ये खबर आई कि जी उन्होंने असैसिनेशन जो थी आयतुल्लाह खामेनी की उससे रोक दिया। तो ये भी खबर चली जो हमने कल डिस्कस की थी कि क्या हिटलिस्ट को वो ओके करते हैं। ये एक नया कहना कि एक नई प्रॉब्लम दुनिया भर में खड़ी हो गई। और फिर तीसरी बात जो है वो आज फिर ये हुई कि नेतन्याहू जो है उन्होंने ABC पे और बाकी चैनल्स के ऊपर वो खुद आए अमेरिकन चैनल्स पे और उन्होंने कहा कि इस जंग को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका और जल्द से जल्द तरीका ये है कि हम जो ईरान में रहबर हैं आयतुल्लाह खामेनी उनको हम निशाना बनाएं और उनको हम जो है वो शहीद कर दें। और उसके बाद जो है वो हुकूमत ये जो बात है ये वो कर नहीं सकते। ये जो बात उन्होंने की है डजंट रूल आउट एलिमिनेटिंग द ईरान सुप्रीम लीडर, ये ABC को ये कर नहीं सकते जब तक इनको, और अमेरिकन चैनल पे जब तक इनको ट्रम्प की तरफ से इशारा ना गया हो। क्योंकि इससे पहले खबर ये थी कि ट्रम्प जो है उन्होंने मना कर वीटो कर दिया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि रूल आउट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि हम आयतुल्लाह खामेनी को शहीद कर देंगे, उनको जो है वो हमारी हिट लिस्ट पे हैं। और साथ ही जो प्रेसिडेंट अब वो अभी तो बंकर बस्टर, अभी तो वहाँ पे कोराम बच गया है ना, अभी तो मोसाद की बिल्डिंग रात को उड़ा दी और अमन की जो है वो भी बिल्डिंग उड़ा दी। और साथ ही जो है वो आज वो कह रहे हैं शिनबित का टारगेट और साथ उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ा दी है। तो ये उनकी जो ये जो ख़ास तौर पे जो मोसाद हेडक्वार्टर उड़ा है तल अवीव के पास, और हैफा तो बिल्कुल तबाह हो गई है। अब ये मोसाद हेडक्वार्टर जो उड़ा है और ये जो इनका फिजमान का जो इंस्टीट्यूट है, ये देखें फिजमान के इंस्टीट्यूट के बारे में आपको मैं सिर्फ ये बताऊं कि इसके बारे में जैसे ये जैसे 14 स्लाइड में दिखाऊं ना आपको, चाइना का मीडिया फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना का मीडिया 14 प्रेस्टिजियस इजरायली रिसर्च इंस्टीट्यूट सफर हैवी डैमेज इन द इरानियन अटैक। अच्छा, ये जो अब इसमें है ना ये इशू, या जैसे टर्किश मीडिया को रिपोर्ट कर रहा है 12 अगर हम देखें कि विजमिन इंस्टीट्यूट टारगेटेड इन इंडियन अटैक होस्ट टेक्नोलॉजिकल हब ऑफ इजरायली न्यूक्लियर रिसर्च। न्यूक्लियर रिसर्च भी यहाँ होती थी। अगर हम 12 को दिखा सकें, फिर हम मौके पे चले जाते हैं, 12 को हम दिखा दें कि टर्किश मीडिया इसको ये बता रहा है कि ये उनका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हब था जिसको ईरान ने उड़ा दिया। जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि विजमिन इंस्टीट्यूट उनका इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर ही सारा उनका जो टेक्नोलॉजी है वो डिपेंड करती है। और मैंने आपको बताया भी कि यहाँ से कितने नोबेल प्राइज विनर्स निकले हैं ये इसराइल को कायम, तो उसको उन्होंने उड़ा दिया। साथ ही मोसाद हेडक्वार्टर को उड़ा दिया और साथ ही जो है वो उन्होंने उड़ा दिया इसको जो उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर। जी आप कर लीजिए। वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, दीगर ममालिक या आलमी क़ुव्वतें जो हैं इसमें शामिल हो सकती हैं? जी वो शामिल ऑलरेडी हो गई हैं, वो खुल के कब सामने आती हैं ये देखना है। सही। लेकिन ये तो ज़ाहिर है एक आलमी जंग है और वो कोल्ड वॉर से हॉट के अंदर वो तब्दील हो गई है कई जगहों पे। कम से कम 3 ऐसे थिएटर्स हैं जो हॉट वॉर में जा चुके हैं और उसमें से 2 जो हैं वो, बल्कि तीनों एशिया में या एक यूरोप में आप समझ लें, अगर यूक्रेन को आप यूरोप में शामिल करें, लेकिन 2 जो हैं वो मशरिक़ वस्ता और ज़ाहिर है मशरिक़ वस्ता जब कहते हैं तो यूरोप की नज़र से कहते हैं ना, हम यूरोप मतलब पाकिस्तान में बैठे होते हैं तो हम कहते हैं मगरिब, तो मगरिब तो हमारे नज़दीक है ना वो मगरिब। अगर आप बरतानिया में चले जाएंगे तो उनके नज़दीक तो पाकिस्तान जो है वो मतलब वो मगरिब नहीं होगा ना उनके नज़दीक, तो यहाँ रहने वाले मगरिब कहते हैं वो। एनीवे उसमें तो वो ये मिडिल ईस्ट के जी बिल्कुल ईस्ट नहीं है, तो दरमियान में ये एक ऐसे ही टर्म्स हैं जो बस मालूम नहीं। ज़्यादा जो है वो वेस्ट एशियन थिएटर है जिसके अंदर
जो है वो अफ्रीका भी साथ और इजिप्ट चूँकि साथ है, तो ये वेस्ट एशिया इसको कहना ज़्यादा मुनासिब है। अच्छा, इसमें जो दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो अमेरिका के बड़े एसेट्स, मिलिट्री एसेट्स जो हैं वो तेज़ी के साथ यूरोप पहुंच रहे हैं, यूरोप से मिडिल ईस्ट आ जाएंगे, और साथ ही जो जो उनका बड़े बड़े उनके जो बहरी बेड़े हैं वो भी तेज़ी के साथ वो हमारे यहाँ पानियों में पहुंच रहे हैं। और उसमें कार्ल विल्सन भी है, एयरक्राफ्ट कैरियर बड़ा, और जो कि इससे पहले इराक में और अफ़गानिस्तान में और बाकी जगहों पे कार्ल विल्सन भी है, निमिट्स भी है, और ये सारे जो बड़े जंगी बहरी बेड़े हैं ये सारे यहाँ पे पानियों में पहुँच रहे हैं। और कुछ देर पहले जो है वो यहाँ पे जो ऑयल टैंकर्स हैं बहुत बड़ी तादाद में, उनका एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि 2-3 वाक़यात ऐसे हैं जिसमें टैंकर्स जो हैं वो आपस में टकरा गए हैं, ऑयल टैंकर्स, और टैंकर्स के टकराने के नतीजे में जाहिर है कि धमाके भी हो सकते हैं, आग भी लग सकती है, हादसा भी पेश आ सकते हैं बड़े, और ये सारा कुछ जो है ये ज़्यादा बहुत दूर नहीं हो रहा। मैं सिर्फ यहाँ पे वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोट कर रहा हूँ। 43rd के ऑयल टैंकर जो हैं ये यूएई के नज़दीक इनकी आपस में 43rd स्लाइड दिखाएं तो इनके आपस में बहुत सारे ऑयल टैंकर्स कुछ देर पहले टकरा गए हैं आपस में, और उसके नतीजे में जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के नज़दीक वो अब क्या सूरत हाल होती है, ये आने वाले दिनों के अंदर जो है ये एक बड़ा क्राइसिस पैदा होने जा रहा है इसके नतीजे में भी। और ये जो मोसाद का हेडक्वार्टर है इस पे जो आग लगी है, ये बहुत, मैंने आपसे कहा कि ये बहुत उनका स्ट्रेटेजिक, ये एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर अटैक का ये उसकी तस्वीर है। ये मोसाद का हेडक्वार्टर है, इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं मोसाद के हेडक्वार्टर को आग लगी हुई है, और मोसाद के हेडक्वार्टर को हिट करना जो है वो मेरा ख्याल है कि एक अलामती तौर पे बहुत बड़ी बात है कि इनका हेडक्वार्टर भी हिट हो जाए, और इनके साथ जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर को भी प्रिसाइज, क्योंकि एग्जैक्ट ये किन इमारतों में होता है। मिसाल के तौर पर आप लंदन जाएं तो बड़ा मुश्किल होता है कि लंदन में आपको किसी को पता चले कि जी MI6 की बिल्डिंग क्या है। वो जाहिर है कि वो मुख्तलिफ़ फिल्मों वगैरह में, बॉन्ड मूवीज़ वगैरह में उन्होंने शो किया, अदरवाइज़ वो उन बिल्डिंग्स को इस तरह से वो पब्लिक के सामने, और ख़ास तौर पे तल अवीव के अंदर तो बिल्कुल ही कि जी कौन सी एग्जैक्ट बिल्डिंग है जो मोसाद हेडक्वार्टर है, तो उसको ये हिट किया गया। और मैं यहाँ पे इनके हेडक्वार्टर को और मिलिट्री हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया है, इसमें फिर मैं रशियन मीडिया कोट कर रहा हूँ और 17 स्लाइड में ताश की कोट कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो पासदारान हैं उन्होंने टारगेट किया है मोसाद हेडक्वार्टर्स को और इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस बिल्डिंग्स को मिसाइल अटैक्स में। तो ये खबर जो है ये रशिया की तरफ से आ रही है। रशिया, ये जहन में रखें कि रशिया आ गया था जब 2014-15 में मशरिक़ वस्ता में आ गया था, और उनके रशिया के आने की वजह से बशर अल असद की गवर्नमेंट सर्वाइव कर गई थी, वरना बशर अल असद साफ हो गए थे। वो अरब स्प्रिंग सो कॉल्ड जो अरब स्प्रिंग वहाँ से मगरबी हसास अदारों की तरफ से लॉन्च हुई थी, और जिसके नतीजे में बहुत सारे ममालिक के अंदर उन्होंने हुकूमतों को गिराना था। तो ये है कि और ये जो हुक्मरान हैं यहाँ के इनको अंदाज़ा था इस बात का, तो इन्होंने फिर अपनी सिक्योरिटी के लिए उनको बुला लिया कि बेहतर ये है कि ये हमें आगे जाके गिराएं, तो अपनी सिक्योरिटी हम इनको दे देते हैं तो शायद हम बहुत से मुल्क बच जाएं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत बयाना गलती थी इनकी। बट एनीवे, तो ये है कि ये मोसाद हेडक्वार्टर जो है उनको वहाँ पे हिट किया है और आग लगी है, और 2 उन्होंने नए अपने जो मिसाइल्स हैं हाज कासिम, जो कि कासिम सुलेमानी, जनरल कासिम सुलेमानी की वजह का नाम रखा गया है वो, और अबू मेहदी, ये 2 मिसाइल्स हैं जो उन्होंने नए मिसाइल्स लॉन्च किए हैं, और ये हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, और ये जो हैं ये उनके आयरन डोम को पेनिट्रेट करते हुए, और ये बनाए ही इसलिए गए थे कि ये आयरन डोम को, डेविड स्लिंग को और इन सब को, इवन थाट को, क्योंकि वहाँ पर अगर बंकर बस्टर तैयार हो रहे थे चाइना के लिए, तो अगर चाइना के लिए बंकर बस्टर तैयार हो रहे थे तो फिर उसके बाद जाहिर है कि जब ये इतने अरसे से ये सारे बंकर बस्टर्स को तैयार ही इस बुनियाद पे किया जा रहा था कि ये आइंदा जाके जो है ये चाइना के अगेंस्ट इस्तेमाल होना है इन्होंने, तो जाहिर है चाइना जो है वो भी फिर कहीं ना कुछ तो चाइना इस पूरे अरसे में कर रहा होगा। तो बात सारी ये है कि अब ये जो बंकर बस्टर्स हैं, लेकिन ये क्या इस्तेमाल होते हैं, और इसके नतीजे में मैंने आपसे कहा कि कतर में और कई अरब मुल्कों में इस वक्त जो ताबकारी के असरात फैल रहे हैं वो मॉनिटर हो रहे हैं,
और ये ताबकारी जो है ये कितनी ज़्यादा डैमेजिंग होगी, CIA ने और जो हसास अदारे हैं उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। और मैं आपको ये भी यहाँ पे बता रहा हूँ कि उन्होंने जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने ये कि हमारा क्या स्टांस होगा, ये इन्होंने जो है ये बाकी वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी बता दिए कि हमारा इसमें स्टांस कुछ और है, और ये जो स्टांस है ये पेंटागन अगर कर रहा है तो आप उन्हें करने दें, और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं तो करने दें, लेकिन वो जो डीप स्टेट है उनकी तरफ से ये मामला आगे चला गया है कि ये हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आप समझते हैं कि अपने आप पॉलिटिकल लीडर से शेयर करें तो करें, क्योंकि इस वक्त उनका भी ट्रंप के से लड़ना बड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने भी साइन कर दिया। हालांकि ये जो यूरोप है ये काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था इसमें कि ये डील हो और मामला था, लेकिन डील जो है वो तो बिल्कुल इस वक्त हवा हो गई, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने थोड़ी देर पहले जो उनका दूसरा मैसेज आया है उसमें तो डील बिल्कुल ख़त्म हो गई। और उसमें अगर हम ये पहला उनका मैसेज देख सकें जो कि सोशल ट्रूथ पे है कि आई हैव नॉट रीच्ड आउट टू ईरान, मैं किसी सूरत पीस टॉक्स के लिए उनके पास नहीं गया इन एनी वे शेप और फॉर्म। दिस इज़ जस्ट जो है वो दिस इज़ जस्ट मोर हाईली फैब्रिकेटेड फेक न्यूज़ कि मैं कोई पीस टॉक्स कर रहा हूँ। इफ़ दे वांट टू टॉक दे नो हाउ टू रीच मी, अगर वो बात करना चाहते हैं उनको पता है मुझसे कैसे पहुंचना है। दे शुड हैव टेकन द डील दैट वाज ऑन टेबल वुड हैव टू सेव अ लॉट ऑफ लाइफ। अब ये डबल सी टॉक है कि मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ, ये फेक न्यूज़ है, वो मुझसे पहुंचना चाहते हैं, उनको पता है कैसे पहुंचना है, और ये जंग रोकी जा सकती है अभी भी। लेकिन ईरान जो है उनकी तरफ से तो अभी अटैक शुरू हो गया है, तो आज की रात तो फिर दोबारा अटैक होगा। और जो बंकर बस्टर को इस्तेमाल करने से पहले ये बहुत देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी जो है ना वो कहते हैं ना कि कई जराइम ऐसे हैं जो पूरे हो जाएं तो उनकी सजा नहीं मिलती, जो पूरे हो जाएं तो उनकी सजा नहीं मिलती, लेकिन वो आधे रह जाएं तो सजा मिल जाती है। मिसाल के तौर पे खुदकुशी पूरी हो जाए तो बंदा मर जाता है ना, लेकिन अगर खुदकुशी की कोशिश हो और खुदकुशी पूरी ना हो तो जल जाता है और सज़ा होती है कि खुदकुशी की कोशिश में पकड़े गए और इतने साल की कैद हो गई। तो कई इसी तरह से अगर ये जो न्यूक्लियर पे अटैक हुआ है, या तो ये कंप्लीट रिजीम कोलैप्स हो जाए और मुजाहरे निकल के शुरू हो जाएं और ये ईरान जो है तितर बितर हो जाए इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और अगर उससे पहले ये रुक गया मामला तो फिर तो ये बहुत ही ख़राब हो जाएगा और ये बहुत बड़ी सुबकी होगी। अमेरिका जो है बहुत एक ताकतवर सुपर पावर सब कुछ है, अमेरिका को जंग जीता नहीं आज तक, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें कोई जंग जीतना नहीं है, बस तख्ते उलटना, धमाके करवाना, लड़वाना। और मैं आपको दूसरी बात बता दूं, ये जो मर्जी कर लें, मार्क माय वर्ड्स, शिया सुन्नी फसाद नहीं होगा, मशरिक़ वुस्ता में भी नहीं होगा और दूसरे मुल्कों में भी नहीं होगा एक मरले पे। और ये भी मैं आपको बताऊं, ये जो RSS के अहबाब बैठे हैं पड़ोस में, ये सिर्फ जाके क्रिश्चियन जो एवलेंज जो उनके जो ज़ायनिस्ट हैं और जो न्यू कॉन्स हैं, एवेंजलिस्ट हैं, उनसे खुद बात ना करें एज ए इंडियन, ज़रा किसी और हुलिये में भेजें, किसी और शक्ल में भेजें अपने रिसर्च एनालिसिस विंग के लोगों को, और फिर ये पूछें कि वो ये सारा जो किस्सा चल रहा है इसमें वो इस पूरी कहानी में वो जो थर्ड टेम्पल इसमें वो हिंदूज़ को कहाँ रखते हैं, तो आपको पता चलेगा जो हिंदूज़ के बारे में उनका ख्याल है ना, ये जो छोड़ दें पब्लिकली छोड़ दें कि वो क्या बात कर रहे हैं, हम ये हैं वो ऐसा, आगे जाके तो फड्डा जो है वो ज्यूज़ और क्रिश्चियन के दरमियान भी होना है ना। तो बात यह है कि वो जो इनके बारे में बात करते, इनके बारे में जो ख्यालात रखते हैं ना, इनको अगर पता चल जाए तो सुबह के इस्लाम कबूल कर लेंगे पाकिस्तान RSS वाले, इनको पता चले कि इनके बारे में वो क्या ख्याल रखते हैं, असल में वो इनके बारे में क्या ख्याल आता है। वो तौहीद पे, वो पुराने बनी इसराइल, वो किसी खाते में क्रिश्चियंस को नहीं लाते, इनको लाएंगे वो। तो लेकिन ये एक आर्जी, इसीलिए मैं जो बार बार बात कहता हूँ, मैं बार बार बात कहता हूँ कि वो इनके साथ इनको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। एक रीज़न उसका ये है कि इकोनॉमी, उसका दूसरा रीज़न ये रिलीजन का जो रिलीजन है, दे जस्ट हेट, छोटा लफ्ज़ है, मैंने आपसे कहा ना इन पे छोड़ दें, ये जाके चेक करके आए वहाँ पे कि वो इनके बारे में क्या ख्याल आता है, अल्टीमेटली क्या हो, अल्टीमेटली इनके बारे में क्या ज़हनियत है। और एज ए हिंदू ना जाएं एज
क्रिश्चियन जायनिस्ट या ऐसे बन के जाएं ताकि इनको एग्जैक्ट एक्यूरेट रिपोर्ट पता चले कि इनके बारे में, हिंदूज के बारे में, आरएसएस को भी छोड़ दें, ओवरऑल हिंदूज के बारे में उनका क्या ख्याल है। ऐसा ख्याल है कि वो बस ये खुद ही, मैं आपसे कहता हूं ना कि बस खुदा इनको हिदायत दे सबको कि सुकून चैन रहे। इनका ख्याल ये कि ये शायद उनके साथ रहेंगे तो ये किसी मतलब मैं ये खुद ही चेक करें उसको, मैं इस मजहब की उसमें नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, मैंने आपसे कहा इनको पता चले कि इनके बारे में क्या ख्याल है, असल में उनका क्या ख्याल है इनके बारे में कि जो बुतों की पूजा, वो तो मैंने आपसे कहा सुबह के इस्लाम कबूल कर लेंगे। इनको पता चले कि इनके बारे में वो क्या सोचेंगे, भूल जाएंगे सारे मुसलमान, दाई, जात पात सारी, इनके बारे में तो ऐसे उनके ख्याल आते हैं कि मैं यहाँ टीवी पे बात भी नहीं कर सकता कि इनके साथ क्या कर रहे हैं हमने। अच्छा, अब और देखें इसमें रिलीजियस एंगल ज़हन में रखें। ये जो हुआ था ना 1054 में शिज़म हुआ था ना, जिसमें ये कैथोलिक्स अलग हो गए थे और जो ऑर्थोडॉक्स अलग हो गए थे, जो क्रिश्चियन वर्ल्ड स्प्लिट हो गई थी। पहले तो क्रिश्चियन वर्ल्ड स्प्लिट हुई थी ना 2 हिस्सों में, 1054 का जो शिज़म था, और वो शिज़म के बाद कुछ 460 सालों के बाद वो जो इधर कैथोलिक थे उनके अंदर 2 हिस्से हो गए थे, ठीक है ना, वो जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो अलग हो गए थे। तो इधर जो वेस्ट में जो कैथोलिक्स थे वो पोप है, ठीक है, और जो यहां पर जो ऑर्थोडॉक्स थे, ये ऑर्थोडॉक्स वो थे जिनको बाज़ंतीनी सल्तनत कहते हैं, ठीक है। और अगर इसमें हम देखें तो उससे पहले ये केवन रूस का इलाका था, केवन रूस का पूरा इलाका था। और केवन रूस के इलाके में जब उनके इलाके में व्लादिमीर द ग्रेट जो शहजादे थे, उन्होंने जब वो पहले शहजादे थे जिन्होंने ईसाईयत कबूल की थी, यानी उनकी ईसाईयत कबूल करने के बाद ये जो केवन रूस का इलाका है ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन बना था, कैथोलिक क्रिश्चियंस और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस। और वो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे वो जिस इलाके से थे वो कीव था, और ये जो पूरा इलाका है ये होली रशियन एम्पायर कहलाती थी। एक तरफ होली रोमन एम्पायर थी और एक तरफ होली रशियन एम्पायर थी, या ऑर्थोडॉक्स एम्पायर थी, ये जिसको बाज़ंतीनी सल्तनत कहते हैं, बाज़ेंटाइन्स कहते हैं। और इसमें वो इलाके थे जो कि रशिया, बेलारूस और यूक्रेन का हिस्सा है। और इसीलिए जो कि यूक्रेन में सबसे पहले जो ईसाईयत आई थी वो यूक्रेन में आई थी, इसलिए यूक्रेन की मजहबी हैसियत बहुत ज्यादा है। लेकिन यूक्रेन में कहां से आई थी? यूक्रेन में तो बाद में आई थी। यूक्रेन जो है वो तो जो रस्कीव में आई थी बाद में। जो मरकज था बाज़ंतीनी सल्तनत का वो जो केवन रूस है वो नहीं था, वो कुस्तुनतुनिया था, वो कॉन्स्टेंटिनोपल था, ठीक है ना, जो कि इस्तांबुल है, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता है। और ऑर्थोडॉक्स जैसे पोप रोम में रहते हैं, इसी तरह जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के जो आप ये कहें कि जो उनके जो यानी आप उनको कह लेंगे सबसे बड़े जो रूहानी पेशवा हैं, वो अभी भी टर्की में रहते हैं। वो तर्क हैं लेकिन वो तुर्की में बड़े पाबंदियों में रहते हैं, ठीक है ना। और जो इकुमेनिकल जो पतराया हैं वो टर्की में रहते हैं और बड़ी लेकिन पाबंदियों में रहते हैं बड़े तरीके, लेकिन अथॉरिटी वही है। उन्होंने ही इजाज़त दी थी कि ये जो यूक्रेन का चर्च है 2018 में ये अलग हो जाए। और कौन सा? तो यूक्रेन में 2 चर्च हैं ऑर्थोडॉक्स, एक है जो मॉस्को के अंडर है, एक वो है जो कि यूक्रेन का अपना है। तो इसका एक मजहबी पहलू भी है, लेकिन वो अथॉरिटी जो है वो, लेकिन वो उतने इंडिपेंडेंट नहीं है जितने पोप हैं, लेकिन वो हैं इधर ही कुस्तुनतुनिया में ही। और इसीलिए वो देखें ना कि वो जब इनका चर्च था तो उस चर्च को जो है वो जब यहाँ पे ऑटोमन्स आए थे, उस्मानी दौर था, तो उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था मस्जिद में। लेकिन जब कमाल अतातुर्क आए, खिलाफत ख़त्म हुई, तो कमाल अतातुर्क के साथ बात हुई रशियंस की और उन्होंने उसको म्यूज़ियम बना दिया। यानी पहले चर्च था, चर्च से मस्जिद बना, मस्जिद से म्यूज़ियम बन गया, म्यूज़ियम के बाद दोबारा मस्जिद बन गया हैगा सोफिया, ये अभी जो बना है, जो प्रेसिडेंट उर्दुगन ने जो बना। तो ये जो है ये एक इसका ये एक रिलीजियस एंगल को ज़हन में रखें। अब वो रिलीजियस एंगल जो है वो मौजूद है, इसीलिए टर्की जो है वो ये क्रीमिया की अलहदगी को फेवर नहीं करता।
वो नहीं तस्लीम करता। यानी कुछ जगहों पे टर्की साथ है, कुछ जगहों पे अलग है, और जो यानी वो नेटो का भी हिस्सा है। ये ध्यान में रखें, जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो पहले कैथोलिक्स थे, फिर इनकी लड़ाई हुई थी, मारकुटाई हुई थी 460 साल बाद। पहले तो 2 फिरकों में टूटे थे ना, फिर उसके बाद एक फिरका 2 में टूट गया था। मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूं कि हर जंग का एक मजहबी पहलू ज़हन में रखें। ये जितनी बड़ी जंगें हो रही हैं, चाहे वो आप ऑर्थोडॉक्स और क्रिश्चियनिटी को देख लें, तो फिर वो कैथोलिक्स की तरफ गए, यानी जो टर्की है वो नाटो का हिस्सा है, वो अलग ताल्लुक है कि दिफाई। लेकिन एक ये भी जहन में है कि वो चूंकि ऑर्थोडॉक्स इधर से ये गए, लेकिन वो टर्की ने बड़ी अपनी जो पॉलिसी है ना ज़बरदस्त रखी हुई है। उनकी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है टर्की की, वो बड़ी ज़बरदस्त है। यानी वो उन्होंने वो ये भी कर सकते थे कि वो इंडिपेंडेंट कर दें यहाँ पे जो पतराए ऑर्थोडॉक्स, लेकिन उन्होंने यहीं रखा, क्योंकि वो और नाम चेंज कर दिया कि इसको कॉन्स्टेंटिनोपल नहीं कहेंगे, ये इस्तंबुल है, इस्तंबुल है। लेकिन वो चूंकि वो मुकीम है वहाँ पे, छोटी सी जगह पे सबब में वो रहते हैं, उनके पास ज़्यादा पावर्स वगैरह, या पावर तो है, वो अथॉरिटी है सब। यानी वो ज़ाहिर है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े जो हैं वो टर्की में, कॉन्स्टेंटिनोपल में, वो मॉस्को में तो नहीं है। मॉस्को में तो उनके जूनियर्स हैं जिनको, या केव में। लेकिन ये है कि वो एक लिमिटेड जगह पे उनको रखा हुआ है, और वो टर्की में रहते हैं, और टर्क नेशनल है। और उनकी जो वहाँ पे आगे जो तालीम वालीम देने के सारे सिलसिले, वो भी प्रेसिडेंट एर्दोगन ने बंद किए हुए हैं, लेकिन हैं वो टर्की में। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि इसमें ये जो इन्होंने मार्को रूबियो और बाकी, जाहिर है कि उनकी अपनी थ्योरी, वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पर यकीन रखते हैं। वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पर यकीन रखते हैं कि एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की, जो मैंने कल भी बात की थी, पहले भी की थी, वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पे यकीन रखते हैं। और ये 2015 में 47 तक हम दिखा सके, तो मार्को रूबियो ने 2015 में बात की थी कि रूबियो सी द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा था मैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन देखता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ उस पर। ये 47 स्लाइड, हम पॉलिटिको कोट कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर उन्होंने जब ये पेरिस वगैरह में, बाकी जगहों में दहशतगर्दी होती थी, जब भी तो वो कहते थे, ये ब्लूमबर्ग में कोट कर रहा हूँ 2015, वो कहते थे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है ये, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पे करते हैं। ये अलग बात है कि आप, मैंने कल भी बात की थी ना, आप किसी के ख्यालात से इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, ये ज़हन रखें कि एक फिक्स आइडियाज़ अगर हैं तो हैं, उनके साथ कैसे डील कर। अब वो उनका ये कहना है कि जो ईरान में हो रहा है, ये जो है ये इसके ऊपर भी वो बात कर चुके हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पर जो है वो जो आखिर में आर्मगेडन का तस्वुर है हमारा, उसके साथ ये एग्री नहीं करते। और ये जो है ये बिल्कुल, मतलब वो जाहिर है कि वो उनका एक अपना हर एक को हक है कि वो अपनी एक सोच रखे। लेकिन ये है कि इसमें वो इस वक्त इसलिए शदीद पैनिक है क्योंकि मोसाद का हेडक्वार्टर और बंकर बस्टर देने का मतलब ये है कि डायरेक्ट अमेरिका इन्वॉल्व हो गया। मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर डायरेक्ट अमेरिका इन्वॉल्व हो गया तो जितनी देर में अमेरिका इधर इन्वॉल्व होगा, उधर से ताइवान निकल जाएगा, या ये है कि ऑलरेडी जो अरुणाचल प्रदेश या बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर चाइना पेशरफ्त करेगा, या ये है कि डायरेक्ट यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा इस पूरे इलाके में। लेकिन अगर आपका किसी का ख्याल ये है कि चाइना और रशिया इन्वॉल्व नहीं होंगे या नहीं हैं, तो उसको मेरे ख्याल से अपनी राय से रुजू करना चाहिए। होंगे या ऑलरेडी हैं, ये सोचना पॉलिसी मेकर्स का काम है, हमारे नाजरीन का काम है, और जो बड़ी पावर्स हैं उनका काम है कि क्या इन्वॉल्व होंगे या ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। ये मेरा काम नहीं है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।